फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे जिसका इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो बीपीएससी में इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन आए हैं एंड यूपीएससी में हर साल क्वेश्चन रिसेंट ईयर में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टेक एग्जाम्पल, लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा एक्ट से आया था ये सब, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। इसको हम लोग रटने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसको बेसिकली हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद एक मेजर डायमेंशन डिवाइड करने के बाद उसको फिट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में इंडिया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आए, राइट। एंड धीरे धीरे करके दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम, देयर वाज अ पॉइंट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट कंपनी, सडनली गवर्नमेंट स्टार्टेड कमिंग एंड टेकिंग ओवर दैट पावर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो स्टेप बाय स्टेप एक सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव ऑन किया, ठीक है। एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट, टेक एग्जाम्पल 1833 एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट के बाद डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव ऑन किया, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा चीज़ बहुत कम लोगों के हाथ में पावर दे देना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत लोगों के हाथ में पावर देना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो बहुत सारे पीपल रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत सारे लोग काम करने के लिए जरूरत होंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, लेजिस्लेचर अलग होगा, एग्जीक्यूटिव अलग होगा, तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे। तो यही एक रीज़न है कि बहुत सारे इंडियन को भी हम ये एक्ट के थ्रू इंटीग्रेट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमारे को ये दो मेजर पॉइंट पे समझना होगा कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके मूव ऑन करते हैं। तो देखा जाए बेसिकली, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, ठीक है। मैंने बोला भी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था, इसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ा तो इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे मांगा। तो यदि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में यदि हम किसी बैंक से पैसा मांगते हैं तो वो गिरवी कुछ तो मांगता है, तो उसी प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट गिरवी के रूप में मतलब इसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम लोग मेजर पॉइंट देखेंगे, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था, तो जो करप्शन था, रैम्पेंट करप्शन एंड मिस गवर्नेंस था, उसको मतलब कर्व आउट करना था, ठीक है। देखा जाए इस पॉइंट के अंतर्गत तो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी केम अंडर दी कोलकाता प्रेसिडेंसी, राइट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले क्या था कि जैसे सब रॉबर्ट क्लाइव को हम लोग कंसिडर करते हैं कि इस बंदे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब न्यू रखा, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव बिकम द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, तो 1773 एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि ये जो पोस्ट था गवर्नर का, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, राइट। और इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग पहला बंदा बने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये मेजर पॉइंट था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग बने, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर आ गए, ठीक है। उसी प्रकार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी स्टेब्लिश हुआ 1774 में, ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू, राइट। अगला हम लोग देखते हैं कॉर्नवालिस का, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 एक्ट से बना, सुप्रीम कोर्ट भी 1773 एक्ट से बना। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, रिमेंबर कीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो कॉर्नवालिस जैसे वो आते हैं तो देर वाज, पहले क्या था कि बहुत सारा चीज़ कलेक्टर को दिया गया था। कलेक्टर का काम 2-3 चलता, एक था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, दूसरा जुडिशरी वाला था। तो वारेन हेस्टिंग जैसे कॉर्नवालिस बंदा आता है तो वो कॉर्नवालिस कोड लेकर आता है। उसमें क्या होता है कि कलेक्टर को केवल एक ही काम दिया गया, रेवेन्यू का, जुडिशरी को अलग कर दिया गया। इन्होंने आकर बहुत सारा रिफॉर्म लाया इन टर्म्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म, जैसे थाने का इन्होंने ये स्थापना किया, राइट। एंड इनका सारा जो कोड था, कॉर्नवालिस कोड, वो सेपरेशन ऑफ पावर पे था। कि टेक एग्जाम्पल, कलेक्टर पहले सब कुछ करता था, मगर अब कलेक्टर सेपरेट जॉब करेगा, जुडिशरी सेपरेट जॉब करेगा, राइट। तो ये रहा पॉइंट यहाँ तक। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि चार्टर
एक्ट 1813, ठीक है। 1813 से क्या होता है कि जो कंपनी का मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका डाइल्यूट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। एंड ये टी एंड चाइना वाला भी खत्म हो जाता है चार्टर एक्ट 1833 के, ठीक है। ये की पॉइंट रहा, आप याद रखिएगा। फाइनेंशियल राइट ऑफ द कंपनी वॉज एबॉलिश्ड, ठीक है, एज फॉर द चार्टर एक्ट 1833। द कंपनी वॉज गिवन द ओनली पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो पहले क्या था, एक नॉर्मल सा कंपनी था। उसके बाद आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 आया, तो उससे क्या हुआ था कि इसको फाइनेंशियल पावर दिया गया एंड पॉलिटिकल पावर दिया गया, राइट। फिर आगे चल के एक डाइल्यूट हो जाता है, फिर दूसरा पॉलिटिकल पावर केवल दिया जाता है 1833 एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एंड 1833 एक्ट के अंतर्गत ही लॉ कमीशन की बात की गई थी, जिसमें मैकॉले वाज द मेंबर, राइट। एंड चार्टर एक्ट 1853 आता है, और उसमें यह बात किया जाता है कि सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टार्टेड टू बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट वेर नॉट पेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इसी एक्ट के 1853 के एक्ट के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होगा, वो इट विल इवेंचुअली टेक प्लेस इन इंडिया, ठीक है। और आपको मालूम है मेजर इवेंट होता है कि 1857 में, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया था कि देर इज सर्टन बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, तो 1858 का एक्ट आता है जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बना, अब गवर्नर जनरल को वॉइसर ऑफ इंडिया कंसिडर कर दिया जाता है, ठीक है। तो वॉइसर, पहला वॉइसर कौन बनता है, तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, ठीक है। एंड ये बंदा वो था जिन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। स्टेट ऑफ सेक्रेटरी इसी के थ्रू बनता है 1858 एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद मेजर रिफॉर्म आता है 1919, उससे पहले 1909 में, ठीक है। तो 1909 तो समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो भी ऑन द बेसिस इलेक्टोरल राइट दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल, ठीक है, मुस्लिम को दिया गया था। और 1819 में इस एक्ट के डायरकी सिस्टम लाया गया था, यानी कि मतलब सब्जेक्ट को दो भाग में तोड़ दिया गया था, एक रिजर्व और दूसरा ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो गवर्नर के पास था, राइट। एक और एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1861, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि हाई कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ बॉम्बे में, मद्रास में एंड कोलकाता में, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेजर पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। देखा गया कि मैंने बताया भी आपको 13 क्वेश्चन आया बीपीएससी में, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा एंड आप ही इसको आंसर कीजिएगा, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1773, ठीक है, करेक्ट, ए ऑप्शन, ठीक है। बीपीएससी में आया था, मैं मार्कआउट किया। विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट पास, क्वेश्चन रिपीटेड, अगेन दोबारा से बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा ईयर में आया था, 1773, ठीक है। अगेन ये पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द फर्स्ट टाइम द प्रोविजन वाज मेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि उससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, तो कौन थे बताइए, इलेजा एम्प्री, ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम देख लीजिएगा एक बार। सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता कौन सा एक्ट के अंतर्गत आया था, तो यहाँ ई ऑप्शन दे रहा, मगर इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। क्लियर है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच एक्ट गेव द राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये तो बियॉन्ड ये था, बट देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एक्ट ऑफ 1786। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट empowered the Lord Cornwallis to overrule the decision of his council, बीपीएससी में क्वेश्चन है 1786, ठीक है। ये देख लीजिएगा ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच एक्ट प्रोवाइडेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम फॉर द सिविल सर्विस। तो चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, बीपीएससी का 4 नंबर क्वेश्चन है। अगेन इस एक्ट में भी देख सकते हैं कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेसिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1833। अब आप मुझे यही बता दीजिए कि कौन सा एक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, तो वो था 1733 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देख लो। अंडर विच एक्ट द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश, बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, मगर हाँ वो जो क्वेश्चन जो सिंगल हैंडेड है उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं ताकि हम लोग कवर अच्छा से इस टॉपिक को कर लें, ठीक है। मोनोपोली ऑफ टी वाज एबॉलिश कब हुआ था, बताइए। चार्टर एक्ट 1833 से, ठीक है। 1813 में क्या हुआ था कि टी एंड चाइना के साथ ट्रेड अलाउड था, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू इशू द ऑर्डिनेंस, कौन सा, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, राइट। कौन सा बंदा था जो पहली बार वो लेकर आया था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका ऑफिस में होते हुए इनकी मौत हो गई थी जब वो अंडमान एंड निकोबार घूमने गए थे, तो ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, आप देख लीजिए। टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट वर पास, तो आप अच्छा से देख सकते हैं कि 1835 में एक्ट आया था, 1867 में एक्ट आया था, 1878 में एक्ट आया था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के द्वारा, एंड 1908 में। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट दिस सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, बताइए आप मुझे। मैंने बताया ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1900, जिसको माउंटेमिडल एक्ट बोलते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1861 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, ये क्लियर है। डायरकी सिस्टम, फादर ऑफ डायरकी किसको बोलते हैं, तो सर लियोनील कार्टिस को, ठीक है। और ये डायरकी सिस्टम पहली बार कब आया था इंडिया में, तो 1919 एक्ट में, ठीक है, क्लियर है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन रहा। मोंटेगू चेम्फो रिपोर्ट किस चीज से रिलेटेड था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मोंटेगू चेम्फो एक्ट वाज पास्ड, तो लॉर्ड जॉर्ज। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी है 2017 में, रिसेंट ही पूछा है। द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमिश्नर वर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेसलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये साइमन कमीशन था, ठीक है। साइमन कमीशन गेव द रिकमेंडेशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एबॉलिश्ड व्हाट, ये प्रोविंशियल लेवल पर जो डायरकी था जो 1919 में आया था उसको एबॉलिश करता है, ठीक है। और डायरकी एट द सेंट्रल लेवल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1925 इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोविजन यहाँ से लिए हैं, टेक एग्जाम्पल गवर्नर का प्रोविजन यहाँ से लिए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ से लिए हैं, ठीक है। About which act the Nehru said that we were provided with the car with all the brakes and no engine, बताइए मुझे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है। तो ये रहा सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट। आप समझ सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज कंसिडर्ड चार्टर स्लेवरी। अगेन नेहरू जी ही नहीं बोले थे, नेहरू जी ने बहुत सारे कमेंट किए थे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कि एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन ही नहीं है प्लस चार्टर स्लेवरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्युनल इलेक्टोरेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से देखा जाए तो डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से देखा जाए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो बताइए आप मुझे।
तो ये कोई ऐसा एक्ट नहीं था, क्योंकि बाकी सारा एक्ट का कुछ ना कुछ मतलब स्पेशल प्रोविज़न था स्पेशली, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पूरा जो भी क्वेश्चन था घटना चक्र में, वो सारा चीज़ हम लोग लगा लिए। ऊपर से सारा चीज़ हम लोग पढ़ भी लिए कि जो भी एक्ट्स का इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाने की कोशिश अपने साइड से भी कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से 13 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 13 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ही रहा इस टॉपिक में। अगले वीडियो हम लोग वॉइस एरर पर आएंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल वॉइस एरर पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप नहीं किए होंगे तो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।